हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, हमने जो शुरू किया हुआ है NLM, वो उसी सीरीज का वीडियो नंबर 3 है। अब तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा, बॉडी कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग सेपरेटली। हमने पढ़ा बॉडी कनेक्टेड विद द स्प्रिंग। नाउ इस क्वेश्चन में अब से हम करने वाले हैं कि बॉडी कनेक्टेड विद स्प्रिंग एज वेल एज विद द स्ट्रिंग। ठीक है, बहुत ध्यान से चीजें देखनी है आपको और चीजों को समझना है एकदम। ओके, क्वेश्चन देखिएगा। जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी of same mass m attached with a light spring and suspended by a string as shown in the figure। ठीक है, देखो यहाँ पे ये A है, B है, इनके बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A एंड B जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे तो ए और बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो पहली चीज भाई, जैसी जहां पे भी आपका स्ट्रिंग और स्प्रिंग कॉम्बिनेशन आ गया, आपको एफबीडी ड्रॉ करना है। एफबीडी बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग एंड एफबीडी आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, बात समझिएगा। और भाई कमेंट करके बताते चलिए जो जो प्रेजेंट है भाई, और वीडियो को लाइक तो करना ही है आपको, है ना। और अगर आपको लग रहा है भाई यूजफुल है तो भाई बच्चों को, दूसरों को, अपने दोस्तों को भी बताओ यार कि आओ जरा पढ़ लो, यहीं पे फ्री की चीजें हैं अपनी, क्या करना है उसमें। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं भाई कि पहले हम ड्रॉ करेंगे FBD, है ना, बिफोर कटिंग। बिफोर कटिंग हमने कट नहीं किया, उसके पहले बी का FBD ड्रॉ करते हैं। देखो ये बी है, तो भाई देखो टेंशन जो दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग जो है बी को ऊपर की तरफ खींचेगा, मान लो टेंशन T0, और स्प्रिंग जो है वो ए को नीचे की तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे होगा T0। ये तो एकदम क्लियर है आप लोगों को। तो बी का जो आप FBD ड्रॉ कर लोगे तो वो FBD बी का क्या हो जाएगा, जरा देख लो। इसका मास m है, तो इस पे बी पे जो एक फोर्स लगेगा mg, वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो टेंशन T लगेगा जिसको हम कहेंगे T0, वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी यहां से आपको एक चीज बहुत अच्छे से मिल गई, T0 इक्वल्स टू mg। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम ए की FBD ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ठीक है, ए की FBD। ठीक है, कट नहीं किया हमने, ध्यान दीजिएगा भाई, स्ट्रिंग को कट नहीं किया गया है। तो अगर आप यहां पे ए की FBD ड्रॉ करो तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे मास m है, mg एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और क्या लगेगा भाई ए पे, देखो टेंशन T0 भी लग रहा है ना, इस पे टेंशन T0 भी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये बॉडी ए जो है वो एक ऊपर स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ का भी टेंशन T लगेगा, लेकिन वो टेंशन T कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये चीजें एकदम क्लियर है आपको। तो T जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन का है, और T0 प्लस mg जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, वो भी छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो जो T0 है, इट इज इक्वल्स टू mg। तो T0 यानी mg प्लस mg आपको मिल जाएगा क्या, 2mg। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। नाउ भाई एक चीज जरा बहुत ध्यान से समझ लेना, वो ये कि जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे, जैसे आप स्ट्रिंग को कट करोगे, टेंशन T इन द स्ट्रिंग विल बिकम 0। टेंशन T इन स्ट्रिंग विल बिकम 0, लेकिन जो स्प्रिंग में जो टेंशन है T0, वो तुरंत 0 नहीं होगा। वो तुरंत 0 नहीं होगा। उस स्प्रिंग को का जो टेंशन T0 है, उसको रीस्टोर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर से हम ड्रॉ करेंगे आफ्टर कटिंग। आफ्टर कटिंग जो FBD ड्रॉ होगी बी और ए की, वो कैसी होगी, क्या होगी, हम देखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे ही आपने स्ट्रिंग कट कर दिया, जैसे आपने स्ट्रिंग कट कर दिया, तो सीधी सी चीज है, T0 0 नहीं है, तो बी पे जो टेंशन T0 रहेगा वो ऊपर रहेगा ही रहेगा, जो वेट mg है वो रहेगी ही रहेगी, और जो एक्सेलरेशन आएगा, मान लो क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगी,
जो एक्सेलरेशन ए होगा वो कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, बराबर ना, नीचे की तरफ होगा ए इंटू बी, बराबर। अब यहां पे जो फोर्स लग गया टी नॉट ऊपर की तरफ माइनस, अच्छा एम जी, सॉरी यहाँ पे होगा एम जी, क्योंकि बड़ा फोर्स एम जी है तो एम जी माइनस टी नॉट करेंगे, तो एम जी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू एम ए बी। और आपको पता है टी नॉट इज इक्वल्स टू एम जी होता है, हमने यहाँ पे किया ना, टी नॉट इक्वल्स टू एम जी, टी नॉट इक्वल्स टू एम जी हमने किया हुआ है, तो एम जी माइनस एम जी क्या हो गया, जीरो, जीरो इक्वल्स टू हो गया एम इंटू ए बी। सो आपका जो बी का एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया कितना, जीरो। द एक्सेलरेशन ऑफ बी इज जीरो। एकदम क्लियर है। अच्छा अब बात कर लेते हैं हम ए की। ए का एफबीडी ड्रॉ किया जाएगा आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपका कट, जब स्ट्रिंग कट कर दोगे तो टी तो हो गया आपका जीरो, टी क्या हो गया आपका जीरो हो गया, लेकिन टी नॉट जीरो नहीं हुआ, एम जी आपका जीरो नहीं हुआ, और एक्सेलरेशन जो है ओ का वो कहां पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यानी जो टी नॉट है और जो एम जी है ये दोनों मिलके होंगे एम इंटू ए के इक्वल। यहां तक कोई डाउट एकदम नहीं है। टी नॉट की वैल्यू में पता है, टी नॉट इज एम जी, एम जी प्लस एम जी, ये हो गया आपका टू एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए ऑफ ए। तो भाई यहां पे देखिए ये m कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा 2g इक्वल्स टू a ऑफ a। सो a का एक्सेलरेशन हो गया 2g और b का एक्सेलरेशन हो गया 0। सो होप, आशा करते हैं भाई आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये समझ लीजिए कम से कम भाई 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके यहां से बनते हैं, ठीक है। कमेंट करके चलिएगा भाई समझ में आया तो। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम लगाया हुआ है, बहुत बड़ा सिस्टम है, 2 स्प्रिंग है, 1 स्प्रिंग है, ठीक है। बहुत बेकार क्वेश्चन है सर, ये तो हमसे होना ही नहीं है, ठीक है, हम कर ही नहीं पाएंगे। देखिए 2 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक है, एक 1 kg, 2 kg, 3 kg, ठीक है। और एक और हमें क्या करना है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg, 2 kg, 3 kg ब्लॉक एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। 1 kg 2 kg के ब्लॉक के बीच में क्या टेंशन है वो फाइंड आउट करना है, और ये तीनों का हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो पहला काम भाई, एफबीडी बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, एफबीडी बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग लिखेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लेंदी सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आ गई भाई तो आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। तो चीजों को समझने पे ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं डायरेक्टली आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये उठा के पूछ दिया जाएगा भाई, इसके एप्लीकेशंस आते हैं। चलिए सो देख लेते हैं, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग देखो ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, और ये यहाँ पे स्प्रिंग लगी भाई, यहाँ पे स्प्रिंग लगी है यार, ये तो ध्यान ही नहीं दिया अपन, यहाँ पे स्प्रिंग लगी है, और ये 3 kg का है। जो फोर्स लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे, देखो पहली चीज कि इस स्ट्रिंग में एक टेंशन लगेगा जिसकी वैल्यू होगी 6g न्यूटन। काहे होगी, क्योंकि भाई 1 2 3, 3 + 3 6, तो जो वेट यहां से अटैच्ड है स्ट्रिंग से इसके नीचे वो है 6g न्यूटन का। यहां तक तो क्लियर है आपको, बहुत अच्छा। अच्छा अब देखो ये जो 1 है ये इसका भी वेट लगेगा नीचे की तरफ, दैट इज 1g न्यूटन, ये लगेगा नीचे की तरफ। यहां तक तो हो गया क्लियर। अच्छा अब देखिए यहां पे फोर्स एक लगेगा इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, या स्ट्रिंग पे आप कह दो, यहां पे जो फोर्स लगने वाला है वो है आपका एक 5g का, क्योंकि 2 और 3 हो गया 5g,
बराबर। अच्छा, इसके अलावा ये कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। अब इस पे दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा, तो 2g तो ये लगेगा नीचे की तरफ, और ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाएगा, पुलिंग फोर्स ना नीचे की तरफ, जिसकी वैल्यू होगी 3g की। कितनी होगी, 3g की होगी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो स्प्रिंग लगाएगा पुलिंग फोर्स 3g का ऊपर की तरफ, और इसका जो वेट होगा 3 का वो होगा 3g नीचे की तरफ, है ना। इस एफबीडी में कोई दिक्कत है नहीं भाई, एफबीडी समझ में आ गया, 50% क्वेश्चन सॉल्व। एफबीडी समझ गया, 50% क्वेश्चन सॉल्व। ओके, नाउ अब इसके बाद हम क्या कर दे रहे हैं, स्ट्रिंग को कट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट कर दोगे, तो अब हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट जैसे यहाँ पे ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। लेट अस अज्यूम दैट जो ए और बी को कनेक्ट कर रहा है स्ट्रिंग, उसके बीच में हो जाता है टेंशन 0 कट करने के बाद। ठीक है, जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया, मान लेते हैं जो उसका जो टेंशन हो गया वो हो गया 0। ठीक है, अब क्या होगा भाई, जैसे टेंशन 0 हो गया, तो अब इस पे जो 1 kg के ब्लॉक पे, अब बात समझो जरा। ठीक है, जो 1 kg का आपका ब्लॉक होगा, इस पे एक ही फोर्स वर्कआउट करेगा, दैट इज 1g का, क्योंकि टेंशन तो 0 हो गया ना आपका, टेंशन 0 हो गया कट करने के बाद ए और बी के बीच में, तो 1g का फोर्स काम करेगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा, मान लो इसका ए का एक्सेलरेशन है a1, ठीक है, जो एक्सेलरेशन यहां से निकलेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाई मास। फोर्स है आपका 1g बाई मास है 1, ठीक है, यानी 1 1 कैंसिल, यानी जी मैंने 10 हो जाएगा, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का एक्सेलरेशन हो गया g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब b, जैसे आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया है, अब जो 2 kg का है, तो जो आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया भाई, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है बी पे, वो कौन कौन सा फोर्स लग गया, स्ट्रिंग पे तो टेंशन खत्म, 5g खत्म, 2g और 3g लग रहा है, दो ही फोर्स लग रहा है ना, दैट इज 2g और ये हो गया आपका 3g। अब अगर यहां से मैं बात करूं एक्सेलरेशन a2 की, एक्सेलरेशन होगा था फोर्स बाई मास, फोर्स हो गया आपका 2 + 3 का, और मास हो गया आपका 2 का, यानी हो गया आपका 5/2, ये आएगा नियर अबाउट 5/2 क्या g ना, 5/2g। ओके, तो ये हो गया आपका 5/2g, यानी मिल गया आपको 2.5g का, 2.5g हो गया एक्सेलरेशन, 2.5g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात जरा समझो a1, अब देखो यहां तक समझ में आ गया, ये हमने अज्यूम किया, लेट टेंशन बिटवीन a and b is 0। ठीक है, तब ये कंडीशन हुई। अब आप इस कंडीशन से आप चेक कर पा रहे हो, a का वैल्यू g है, a1 का वैल्यू, जो a1 का वैल्यू आया वो g मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, और जो a2 का वैल्यू आया वो 2.5g पर मीटर स्क्वायर आया। क्योंकि इसका मतलब ये हो गया इस कंडीशन में कि a2 इज ग्रेटर देन a1। जो a2 की, अगर आपने a2 की का एक्सेलरेशन ज्यादा है, यानी b का एक्सेलरेशन ज्यादा है, a का एक्सेलरेशन कम है, मतलब b ज्यादा स्पीड से चलेगा, a कम स्पीड से चलेगा। एक बात समझ लो, सीधी सी बात है यार भाई, एक ऐसे समझ लो कि भाई ये बंदा एक A है, ये बंदा एक A है, ये बंदा एक B है। अगर B ज्यादा तेज भागेगा तो A क्या, और तो जो और ये दोनों को हमने एक स्ट्रिंग से ज्वाइन कर दिया है, B का एक्सेलरेशन ज्यादा है, यानी B की स्पीड ज्यादा है, B ज्यादा स्पीड से भागेगा, A कम स्पीड से भागेगा, तो भाई टेंशन T तो होना ही होना है ना उसके अंदर, फिर तो ये स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगी, क्योंकि ये आगे वाला बंदा ज्यादा तेज भाग रहा है, ये स्लो चल रहा है, तो टेंशन जो होगा वो उसमें होगा ही होगा। इसका मतलब जो टेंशन T की हमने बात करी हुई है, ये 0 नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब अगर जब टेंशन आपका 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ऑब्जेक्ट्स A and B have सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों साथ में फिर चल रहे हैं, क्योंकि टाइट है, स्ट्रिंग हमेशा क्या रह रही है, टाइट रह रही है। ये कंडीशन हमें कहां समझ में आई, यहां से समझ में आई, जब हमने ये देख लिया
जब हमने ये देख लिया, जब हमने जीरो किया तो जो एक्सेलरेशन आया, हमने यहाँ पे जो चेक किया एक्सेलरेशन आया, ठीक है, एक्सेलरेशन आया, A2 का एक्सेलरेशन ज्यादा आया, A1 का एक्सेलरेशन कम है, इसका मतलब टेंशन फ्री जीरो नहीं होगा। इसका मतलब दोनों एक साथ चल रहे हैं स्ट्रिंग से बंधे हुए। बात समझने की कोशिश करो भाई, ठीक है। तो ए और बी का दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को जो 1 kg और 2 kg का ब्लॉक है, हम इसको एक सिंगल सिस्टम कंसीडर कर देंगे। क्या कंसीडर कर देंगे, सिंगल सिस्टम कंसीडर कर लेंगे। यानी अब हम एक एफबीडी ड्रॉ करेंगे 1+2 यानी 3 kg के ब्लॉक के लिए, बराबर। 3 kg के ब्लॉक के लिए हम सिस्टम एक कंसीडर करेंगे। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ पे ये 2 नीचे 3 नीचे, ये 2, ठीक है, ये 2g, ये 3g। एक मिनट, 1 और 2 की बातें हो रही है, सॉरी, 1 और 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 3 5 हो गया, और ये 1 हो गया तुम्हारा 6, बराबर ना। देखो 2 पे 2 लग रहे हैं, 3g और 2g, बराबर है भाई। तो और यहाँ पे एक 1g नीचे लग रहा है, टोटल 6g नीचे लग रहा है भाई। 6g का फोर्स दोनों को मिला के 6g का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, बराबर है, बराबर है। और जो एक्सेलरेशन a है दोनों का सेम होगा, तो ये एक्सेलरेशन a नीचे की तरफ है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये समझा ना भाई। 6g यानी देखो यार, a और b की बातें हो रही हैं। a पे नीचे एक लग रहा है 1g, b पे लग रहा है 2g और 3g, तो 3 2 5 और ये 1 6, यानी अगर दोनों को मैं ये इन दोनों को एक सिस्टम कंसीडर कर दूं, इस पूरे को मैं क्या कर दूं, एक सिस्टम कंसीडर कर दूं, तो डाउनवर्ड फोर्स टोटल दोनों को मिला कितना लग रहा है, 6g का फोर्स लग रहा है, ये एकदम सही है। और एक्सेलरेशन a कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो जो अब यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा a, वो हो जाएगा फोर्स बाई मास। फोर्स है 6g का, यानी हो जाएगा 60g मतलब 10, 6 इंटू 10 60 डिवाइडेड बाई मास है आपका 3, यानी हो गया आपका एक्सेलरेशन 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ए का भी एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बी का भी एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करेंगे जो बच गया है, ठीक है, क्या हमें कैलकुलेट क्या करना था, 1 kg 2 kg एंड 3 kg, तो 1 kg और 2 kg का तो हो गया हमारा कितना, 1 kg और 2 kg वाले ब्लॉक का हो गया हमारा 20 मीटर। अब देखो 3 kg का एफबीडी ड्रॉ कर लो, देखो यहाँ पे आ जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3 kg वाले का एफबीडी ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पे एक तो हो गया तुम्हारा 3g नीचे की तरफ, बराबर, और इस पे एक और देखो यहाँ पे 3g नीचे लग रहा है, और यहाँ पे देखो स्प्रिंग की वजह से 3g ऊपर भी लग रहा है। कट करने के बाद, क्योंकि स्प्रिंग में जो टेंशन होता है वो तुरंत कम तो होता नहीं है, जो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट है, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा c में वो हो जाएगा क्या, 0। भाई क्लियर है ये चीजें आपको क्लियर हैं, हाँ बोलते चलो ना बोलते चलो, बराबर, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, देखिए। अब बॉक्स, अब देखो यहाँ पे भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें होंगी, क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें क्या होता है, न्यूटन का लॉ अप्लाई होता है। नॉन इनर्शियल क्या होता है, जिसमें न्यूटन का लॉ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें हो गई। आप क्वेश्चन समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉक्स इज मूविंग अपवर्ड विथ रिटार्डेशन, ऊपर जा रहा है लेकिन रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे स्लो हो रही है। फाइंड द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स। अब भाई ये स्यूडो फोर्स क्या होता है, दिस इज एन इमेजिनरी फोर्स। ये एक क्या होता है, स्यूडो फोर्स क्या होता है, एक इट इज नथिंग बट इमेजिनरी फोर्स, जो होता नहीं है बट दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस में बैठे हुए हो, बस वाले ने अचानक से ब्रेक लगाया, आप आगे की तरफ झुक जाते हो, आप आगे की तरफ झुक गए मतलब आपके ऊपर एक फोर्स लगा, लेकिन वो फोर्स किसने लगाया, किसी ने लगाया तो नहीं, लेकिन फिर भी फोर्स लगा लेकिन दिखा नहीं है, लेकिन दिखता नहीं है, इसको हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है कि डायरेक्शन क्या होगी स्यूडो फोर्स की, मैग्नीट्यूड क्या होगा स्यूडो फोर्स का, एक्टिंग ऑन ब्लॉक ऑफ एम
placed inside the box. Also calculate the normal force exerted by the surface on the block. तो भाई pseudo force की जो डायरेक्शन होती है, ये pseudo force की डायरेक्शन होती है, it is opposite to the direction of motion of frame. डायरेक्शन होती है जो pseudo force की, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, मोशन यानी एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, मोशन यानी एक्सेलरेशन, मोशन मतलब एक्सेलरेशन, तो जहां पे जिस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। ओके, अब ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है रिटार्डेशन हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई, नीचे की तरफ हो गई, रिटार्डेशन हो रहा है ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से समझना जरा, मूविंग अपवर्ड विथ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है लेकिन हो रहा है रिटार्डेशन, यानी एक्सेलरेशन अपोजिट है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोलूंगा तो ऊपर, रिटार्डेशन बोलूंगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी नीचे। तो भाई इस बॉक्स पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होगी एम ए, और ये पूछा गया है कि इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस बॉक्स पे एम ए यहां लगेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो एन वो भी यहीं पे लगेगा, जो वेट होगा एम जी वो नीचे लगेगा। बस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। इस क्वेश्चन का खाली मकसद इतना था कि भाई आपको स्यूडो फोर्स के बारे में बता दिया जाए और स्यूडो फोर्स को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा, कमेंट करते चलिएगा भाई साथ में अपने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए जरा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको एक्सप्लेन कर देना भाई ये चीजें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही हैं। क्वेश्चन देखो, फिगर शोज अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ कार that has a constant acceleration, है ना, a relative to the ground. Find the deflection of the pendulum from the vertical as observed from the ground frame and from the frame attached with the car. दो जगह से हम लोग देख रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं और कार के अंदर से देख रहे हैं, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, जो डिफ्लेक्शन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो एकदम इजी सा चीज है, एकदम इजी सा सवाल है। देखो अब मान लो एक लौंडा है, यहां पे देखो, यहीं पे देखो, यहां बना लेते हैं, चलो आ जाओ, ये बॉक्स है, ये हमारी कार है, ये हमारी कार है, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से मूव कर रही है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ये हमारा एक लौंडा है जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, चलो ये खड़ा है बंदा, ये इसको देख रहा है, किसको देख रहा है, इस बॉब को देख रहा है। आपको क्या लगता है, जैसे गाड़ी आगे जाएगी बेटा, जो बॉब होगा वो उसको ऐसा दिखेगा, यहां पे दिखेगा ना, देखो समझो जरा इस चीज को, गाड़ी आगे मूव करेगी, फ्रेम आगे मूव करेगा, जो आपका बॉब है, जो आपका बॉब है वो यहां पे दिखेगा उसको, मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट्स इनिशियल पोजीशन, और इसका जो वेट mg काम करेगा यहाँ पे। ये वो फ्रेम है जो ग्राउंड से अटैच्ड है, मतलब ये बंदा कहां खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, तो उसको इस तरह से दिखेगा। अगर आप इसका ड्रॉ करना चाहो FBD, तो FBD इस पेंडुलम का ड्रॉ कैसे होगा, ये हो गया बॉब, ये इसका वेट हो गया mg, यहां पे mg सॉरी, यहां पे लगेगा टेंशन T बराबर, ओके। अब बेटा आप इस mg को, है ना, और यहां पे एक्सेलरेशन a है आपका, ये बात एकदम समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए जरा, यहां पे एक एंगल इन्होंने, देखो इससे एक एंगल बना हुआ है थीटा, ठीक है, इससे जब एक एंगल बना हुआ है थीटा, मतलब यहां पे भी एक एंगल बनेगा थीटा, यानी यहां पे भी एक एंगल बनेगा थीटा। mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा बराबर, और दूसरा जो कंपोनेंट है टेंशन का कंपोनेंट ड्रॉ कर लो, चलो आ जाओ, टेंशन T, mg छोड़ दो, ठीक है। फिर से समझना जरा, यहां से देखो, फिर से देखो भाई, देखो ये बॉब है, ये आपका बॉब है, ये आपका लग रहा है mg, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में आपका टेंशन T, ये एंगल है आपका थीटा,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। तो अब, और एक्सेलरेशन की आपको डायरेक्शन पता ही है, अब इस टी के हमारे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। इस टी को हम इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भाई ब्रेक कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है, बराबर ना। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा। इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे। इस टी के इस डायरेक्शन में आपका हो जाएगा क्या, टी कॉस थीटा। देखो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये आपकी ए है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, टी साइन थीटा ही आपको फोर्स दे रहा है। टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, और ये टी कॉस थीटा जो टेंशन का कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, इसके वेट mg को मैनेज कर रहा है। यानी टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दोगे टी टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको मिल जाएगा tan थीटा, एम एम कैंसिल, a बाई g, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन एंगल थीटा, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं हम लोग। क्या बात करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये जो बंदा बाहर बैठा था, अब ये बाहर नहीं बैठा है, ये गाड़ी के अंदर बैठा है, ठीक है। कहाँ है, वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। तो उसके लिए कुछ अलग केस तो होना नहीं है भाई, उसके लिए कोई अलग केस होना नहीं है, ठीक है। बंदा अगर अंदर गाड़ी के बैठा होगा तो ठीक है। पहले बॉब की पोजीशन आपकी देखो यहाँ पे थी, अब बॉब मूव करके यहाँ पे चला आया होगा। स्ट्रिंग में टेंशन टी यहाँ लग रहा है, यहाँ पे अपना लौंडा खड़ा है, ठीक है। ये अपना लौंडा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ओके। इस पे जो वेट लगेगा mg वो लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी सेम ही है a। तो जो चीजें यहाँ पे थी वही चीजें यहाँ पे भी। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों में आप कुछ भी लोगे, tan थीटा की वैल्यू सेम आने वाली, दैट इज a बाई g, ठीक है। ये भी चीज आपको लगभग में क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बाप रे, देखो ये सवाल देखो, बढ़िया सवाल है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एकदम अच्छा सवाल है। पुली स्प्रिंग, अरे बाबा देख रहे हो, कॉम्बिनेशन देख रहे हो सवाल का भाई, अरे बाबा, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए पहले। क्वेश्चन में कहा गया, अ पुली विथ टू ब्लॉक सिस्टम इट इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन a0, फाइंड द डिफ्लेक्शन इन द डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन यानी x, कितना डिफॉर्म होगा x हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ अब ये हो गया आपका क्या सिस्टम, FBD ड्रॉ कर लेना है अपने को, FBD ड्रॉ कर लेना है भाई। चलो एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, क्या, चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सिस्टम बना लेते हैं यार, अलग से एकदम सिस्टम बना लेते हैं, बढ़िया एकदम। देखो ये स्प्रिंग हो गया, बड़ा बनाते हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, है ना। ये हो गया स्प्रिंग, ये हो गया पुली, यहां से एक मास लगा हुआ है आपका, यहां से दूसरा मास आपका लगा हुआ है, एकदम कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। ये है आपका M2, ये है आपका M1। तो भाई इसमें भी टेंशन T होगा, इसमें भी टेंशन T होगा, यानी जो यहाँ पे टेंशन टोटल आ जाएगा वो 2T आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अच्छा, और जो एक्सेलरेशन है इसका A0 वो कहां पे है, ऊपर की तरफ है। कहां पे है, ऊपर की तरफ है। अब भाई हम M1 और M2 का अलग अलग, M1 और M2 का अलग अलग, M1 और M2 का अलग अलग FBD ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अब देखो यहाँ पे स्यूडो फोर्स पिक्चर में आएगा, क्यों, ये पूरा सिस्टम जो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ब्लॉक सिस्टम इज अटैच्ड टू अ सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट, देख रहे हो सीलिंग में लग गया, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे आ गया, क्योंकि पूरा सिस्टम भी, मतलब ये पुली जो है पूरा ऊपर की तरफ मूव कर रही है, यहाँ पे हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी यहाँ पे स्यूडो फोर्स आएगा भाई। स्यूडो फोर्स आपका F इक्वल्स टू ma वाला फॉर्मूला,
F इक्वल्स टू एम ए स्यूडो फोर्स आएगा। चलिए बढ़ा लेते हैं, बना लेते हैं, ये M2 था। तो एक चीज तो आपको पता है जो नॉन स्यूडो है, दैट इज M2G, ये लगेगा नीचे की तरफ, ये लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। और स्यूडो फोर्स क्योंकि फ्रेम ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स M2A0 वो लगेगा भी अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। फ्रेम ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो M2A0, इसको कहेंगे हम लोग M2A0, वो भी लगेगा कहां पे, नीचे की तरफ। और इसमें जो टेंशन लग रहा है T लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। ये चीज क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ भाई, अच्छा अब दूसरी चीज देख लो, दूसरा चीज देख लो भाई, है ना, वो क्या है, M1 वाला है, M1 वाला है, ओके। इसमें एक तो M1G लग जाना है, M1G लग जाना है नीचे की तरफ, और यहाँ पे M1A0 भी लग जाना है नीचे की तरफ, और टेंशन T लग जाना है आपका ऊपर की तरफ। सही है ये भी, ओके। अब हम कर लेते हैं भाई दोनों की बातें। जैसे यहां पे देखो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना, T सेकेंड लॉ न्यूटन का लगा लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, अब क्योंकि देखो यहां पे देखो M2 ऊपर दिखा गया है, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन A है वो ऊपर की तरफ है। ये मास आपको M1 नीचे की तरफ दिख रहा है, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन A है वो नीचे की तरफ है। ये भी चीज ध्यान देनी, क्योंकि डायग्राम जो है आपका ऊपर नीचे बनाया गया ना, सेम लेवल पे नहीं बनाया गया है। इसका मतलब M2 ऊपर जा रहा है और A नीचे आ रहा है। अब इससे अगर आप A लिखो, यानी जो T है वो ज्यादा है, बाकी दोनों क्या है, छोटे हो गए ना, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है M2 का वो अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के जो फोर्सेस हैं वो कम हैं। तो हमने ये लिख दिया कि T माइनस, या T इज इक्वल्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, T इक्वल्स टू M2A0 प्लस M2G। एक मिनट, ये चीज ना लिख ले भाई। अच्छा, एक्सेलरेशन जो एक्चुअल में ऊपर वो भी तो लेना पड़ेगा ना अपने को। तो ये हो जाएगा आपका T माइनस M2A0 माइनस M2G इक्वल्स टू M2A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। भाई यहां देखो, अभी फिर से आएंगे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 की बातें करेंगे। यहां देखो जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी डाउनवर्ड के फोर्सेस ज्यादा हैं और अपवर्ड वाला फोर्स कम होगा, हाँ या ना भाई। ये नीचे आ रहा है, यानी जो नीचे वाले खींच रहे हैं इसको, ये ज्यादा जोर लगा रहे भाई। तो ये हो जाएगा आपका क्या, M1A0 प्लस M1G माइनस T इक्वल्स टू M1A। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है, 1 और 2 को डिवाइड कर देना है। किसको डिवाइड करना है, 1 और 2 को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, डिवाइड कर दें, ऐड कर दें, 1 और 2 को ऐड कर दो, चलो ऐड कर दो। देखो यहाँ पे प्लस टी, देखो यहाँ पे 1 और 2 को ऐड कर दो, प्लस टी माइनस टी, एक चीज हो गया कैंसिल, ओके। और कुछ कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा। यहाँ पे अब जो बच गया वो लिख लो। यहाँ पे क्या बच गया, माइनस, क्या बच गया देखो, माइनस M2A0 प्लस M2G, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस M1A0 प्लस M1G इक्वल्स टू, यहां पे बच गया आपके पास नीचे M2A प्लस M1A। देखो M2A0 और M1A0, यहां से अगर हमने A0 कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, A0, तो मुझे मिलेगा M1 माइनस M2, और देखो यहाँ पे है M2G M1G, ठीक है। ये दोनों क्या है हमारे, पॉजिटिव हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अगर हमने यहां से, एक मिनट, M2A0 और M1A0, M2G M1G, यहां से हमने G कॉमन ले लिया। अगर हमने क्या कॉमन ले लिया, G कॉमन ले लिया, तो हमारे पास मिलेगा क्या, M1 प्लस M2,
इक्वल्स टू, अगर हमने यहां से a कॉमन ले लिया तो हमें मिल जाएगा m1 प्लस m2, ये मिलेगा, है ना। अब हम क्या कर लेते हैं भाई, अब हम क्या कर लेते हैं, चलिए हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो m1 प्लस m2 को यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, m1 प्लस m2 को आप यहां से लाके, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो, है ना। m1a देखो पहला इक्वेशन हमने लिखा है m2 t माइनस m2 a नॉट माइनस m2 g, यहाँ पे लिखा है m1 a नॉट, ठीक है, ये सब सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें a का वैल्यू निकालना है, यानी a का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर दोगे भाई, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देंगे, m1 प्लस m2 को यहाँ पे लाके डिवाइड कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा a नॉट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 अपॉन, सॉरी a नॉट m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस g इक्वल्स टू a, बराबर है। हमें ये मिल गया क्या, a का वैल्यू, ठीक है, ये एक्सेलरेशन a का वैल्यू मिल गया, बराबर, समझ में आया। हमने क्या किया, m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया, तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1 प्लस m2 कट कर दोगे तो हमें मिल जाएगा g, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी x का डिफॉर्मेशन, यानी x की वैल्यू हमें निकाल देनी है, बराबर, x की वैल्यू निकाल देनी है। अब जो आपको ये वैल्यू देखो a मिल गया है, इसकी वैल्यू जो आपको a मिला बेटा, इसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे, ये जो आपको a मिला है यहाँ पे, आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपको t मिलेगा, इन शॉर्ट आपको मिल जाएगा 2m1 m2g प्लस a डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और यहां से आप x निकाल लोगे, हमें पता है ना भाई x स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, f इज इक्वल्स टू kx होता है, ठीक है, kx होता है, तो यहां से x निकल जाएगा f बाई k, और f के प्लेस पे आप क्या लिखने वाले हो, f की वैल्यू कितनी है, जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे वो कितना लग रहा है, 2t लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2t करके आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। होप भाई ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, बराबर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है, एक 1 kg का ब्लॉक है, तो हमारा जो जो फ्रिक्शन का चैप्टर आ गया, अरे 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 अरे, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये जो क्वेश्चन है भाई वो फ्रिक्शन से आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितने तरह का होता है आपको पता है भाई, फ्रिक्शन होता है 3 तरह का, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। स्टैटिक मतलब एट रेस्ट है, उसको कहते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन की लिमिट, मतलब इसके बाद अगर आपने फोर्स बढ़ा दिया तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन में जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देती है तो उस पे जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं हम लोग फ्रिक्शन लगता है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की आपको डायरेक्शन पता होती है भाई, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी, ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है द डायरेक्शन of kinetic friction force on the block exerted by the ground and on the ground exerted by the block। अब भाई ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें होती हैं, बात जरा समझिएगा, on the block exerted by the ground and on the ground exerted by the block, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बात करूं ऑन द ब्लॉक एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, तो ब्लॉक देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ब्लॉक जो है हमारा देखो इसमें करना क्या होता है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें होती हैं, किसकी बातें होंगी भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब आपको जो डायरेक्शन लेनी है फ्रिक्शनल फोर्स की, वो कैसे लेनी है वो समझिएगा। आप जिस फ्रेम की बात कर रहे हो उससे देखो आपकी भाई ऑब्जेक्ट कहां जा रही है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भाई जा रही है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रही है
उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेना है फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा रहा हूं, समझिए अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मुझे ऑब्जेक्ट आगे किधर इधर जाती हुई दिखाई देगी। अगर मैं ग्राउंड पे यहां पे भी खड़ा हूं तो ऑब्जेक्ट मुझे यहां पे जाती हुई दिखाई देगी, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो यहां पे हो जाएगी। बात समझिएगा जरा, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट 1 kg का, इसमें जो फोर्स लग रहा है एक 1 न्यूटन का लग रहा है, 1 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, और जो दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है मान लेते हैं वो F1 है, बराबर। और ये जो वेलोसिटी इसकी दी हुई है होगी आपके 5 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड की विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन, और F1 और exerted by the ground on the block और exerted on the ground by the block, on the ground by the block, ठीक है। अब देखिए by the ground था तो हम ग्राउंड पे खड़े थे, अगर मैं कहूं on the ground, अगर मैं कहूं क्या on the ground by the block, अगर अब यहाँ पे आप देखो बेटा कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको ग्राउंड पीछे जाता दिखेगा ना, ग्राउंड अगर आप इस on the ground by the block का है, राइट ना, एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। आप ब्लॉक पे खड़े हो जाओ, तो आप ब्लॉक पे खड़े होगे तो आपका ब्लॉक आगे जाएगा, लेकिन आपको ग्राउंड कहां जाता दिख रहा है, ग्राउंड पीछे जाता दिख रहा है, तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा वो इसके अपोजिट हो जाएगा। देखो बात समझ में आएगी नहीं समझ में आई। क्वेश्चन कहा गया ऑन द ब्लॉक एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड, तो अगर बाय द ग्राउंड का है तो आप ग्राउंड पे खड़े हो जाओ, ग्राउंड पे जब खड़े हो जाओगे तो ब्लॉक आगे जाता दिखेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स F1 यहाँ पे लग रहा था इस डायरेक्शन में। ऑन द ग्राउंड बाय द ब्लॉक कहा गया, ब्लॉक पे खड़े हो जाओ, ब्लॉक पे खड़े हो जाओ तो आपको ग्राउंड कहां दिखेगा, इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, फोर्स लग जाएगा F2 इस डायरेक्शन में। तो भाई फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है, कोई कह रहा है कि नहीं जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके अपोजिट में, या जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसके अपोजिट में, गलत है। फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन आपको ऐसे देखनी है कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मोशन कौन से डायरेक्शन में है, उसके हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या लेना है, फ्रिक्शनल फोर्स लेना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2 इन द अबव प्रॉब्लम, जो ऊपर हमने प्रॉब्लम देखा, ठीक है, उसमें जो रिलेशन था F1 और F2 का वो क्या है, एग्जैक्टली कौन सा रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें जो होगा वो होगा F1 इक्वल्स टू F2, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, ये पेयर बन रहा है भाई, ये पेयर ऑफ फोर्सेस बन रहा है, इसलिए F1 इक्वल्स टू F2 होने वाला है, ये हमारा क्या है, इक्वल होगा, ये ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है, ठीक है। चलिए आज के लिए रुकते हैं यहीं पे, ठीक है। बाकी के और क्वेश्चन के साथ हम अगले लेक्चर में भाई हाजिर हो जाएंगे, ये एकदम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। NLM द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमें कम से कम अभी 1 से 2 लेक्चर और लगने वाले हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए रोकते हैं यहीं पे, आराम से भाई जाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जय हिंद।